वैसे तो कहते हैं 1 और 1 11 हो जाते हैं, लेकिन जब जापान और भारत का मामला हो तो ये 111 हो जाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? अभी ना एक साथ कई चीजें हो रही हैं जिस पर दुनिया की नजर नहीं जा रही है, और खास करके मैं देख रही हूँ भारत की मीडिया में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कुछ हलचल नहीं मची हुई है और उस दिशा में सोच भी नहीं रहे, जबकि बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। अभी बहुत बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ जापान पहुंचे हैं पीयूष गोयल, और यहाँ बैठकर उन्होंने क्यों कह दिया कि गायब नहीं हो जाओगे। अब ऐसी क्या बात हो गई? एक बड़ा ही अलग सा एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत अपनी चालें नहीं चल रहा है, और जीतता वही है जो अपनी चाल को बरकरार रखता है। जियोपॉलिटिक्स इसी का नाम है, वरना देश तबाह हो जाते हैं। यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे हैं आप, ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इस रीजन में भारत ने हाल फिलहाल में किसकी यात्रा की और किसके साथ अपने संबंधों को बहुत मजबूत किया। हाल फिलहाल में भारत ने इंडोनेशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया, फिलीपींस के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया और न्यूजीलैंड के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। और इसमें से कई देशों की पीएम मोदी ने यात्रा भी की है। और सबसे बड़ी चीज क्या देखने को मिल रही है, इसके अलावा एक बेहद खास देश है जापान। जब आपको कोई घेरने की कोशिश कर रहा है, आप उसको उसी के इलाके में घेर रहे हैं। ये जो बन रहा है इस मैप में, जो आप गठबंधन जैसा देख रहे हैं, ये गठबंधन आगे चल के बहुत बड़ा काम करने वाला है। अब इसकी नींव कैसे पड़ी है वो देखिए, और चीजें कितनी तेजी से हो रही है वो भी देखिए। पिछले ही हफ्ते आए थे जापान के रक्षा मंत्री भारत में युद्धपोत के सामने फोटो खिंचवाया, रक्षा मंत्री के साथ मिलकर कई MOU साइन हुए, और यहाँ पर एक चीज तय हुआ कि जापान डिजाइन करेगा और भारत उसे बनाएगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा था। जिस समय रक्षा मंत्री भारत में थे, उसी समय जापानी बच्चों का डेलीगेशन यूपी में भी पहुंचा था और यूपी में सीएम जोगी से मिल रहा था। अब ये सिर्फ सांस्कृतिक या पढ़ाई के लेवल पर एक दूसरे के साथ मिलना नहीं था। इससे पहले यूपी में ही एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन आया था जापान का। यूपी जो कि धीरे धीरे बिजनेस हब बनता जा रहा है, यहाँ पर निवेश करने के लिए। स्क्रीन पर एक लिस्ट देख रहे हैं। जापान की संस्था ने एक सर्वे किया और उसमें जापानीज कंपनी को लेकर एक रिजल्ट दिया गया कि किस देश में आपको सबसे ज्यादा पैसा लगाना चाहिए और किस देश में आप पहुंच सकते हैं। 300 जापानीज फर्म्स के साथ किए गए इस सर्वे में कहा गया कि भारत 2024 से 2025 में और भी ज्यादा आगे बढ़ गया। भारत में हमें निवेश करना चाहिए। पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है, तीसरे में वियतनाम है, चौथे में इंडोनेशिया, पांचवे में चाइना, छठे में थाईलैंड, सातवें मलेशिया और आठवें में फिलीपींस। आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप और तकाइची के बीच में बड़े अच्छे दोस्ताना रिलेशन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर सर्वे कहती है कि नहीं, भारत में पैसे लगाओ। और इस बीच जब ये सब कुछ हो रहा है, शायद सुर्खियों में भी नहीं आया है, पर यहाँ पीयूष गोयल पहुंचे हुए हैं एक बहुत बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ जापान के अंदर। जापान के साथ व्यापार को लेकर बात आगे चल रही है और यहाँ बहुत सारी चीजें साइड में भी चल रही है, जैसे कि जापान का रेसोना बैंक ये $20 मिलियन का फंड लगाने की कोशिश कर रहा है। टाटा कैपिटल के साथ बातचीत हो रही है। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना के साथ इनके टेंशन जस के तस बने हुए हैं। चाइना इनके खिलाफ तैयारी कर रहा है और ये चाइना के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन चाइना को इससे ज्यादा डर लगता है। भले वो डर को दिखलाने की कोशिश ना करे, लेकिन वो डर लगता है। खैर, अब जब यहाँ पर मीटिंग हुई तो पीयूष गोयल ने कई महत्वपूर्ण चीजों को सामने रखा। पहली बात तो उन्होंने क्या कहा है, इस वीडियो में सुनिए। Ever since, it's been a fabulous journey that Suzuki and India have had together. So much so that today the market cap of Suzuki in India is almost 1.75 times the market cap of the parent Suzuki company, reflecting on the great element of trust
that our two nations पहली बात उन्होंने भारत और जापान के रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर कहा कि भारत के पास एक बड़ी यंग आबादी है, आपके पास बड़ी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें हैं और जापानीज कंपनी अगर एग्जाम्पल ले तो भारत में सुजुकी जैसी कंपनी जिन्होंने एक बड़ा मुनाफा खड़ा किया। सुजुकी ने 4 दशक में भारत में बड़े मुनाफे वाला कारोबार खड़ा किया। हम चाहते हैं कि हर जापानी कंपनी इसी तरह की सफलता की कहानी लिखे। उन्होंने ये भी कहा कि जापानी कंपनियों को भारत से स्टील खरीदना चाहिए। गोयल ने भारत की युवा आबादी को लेकर सबसे बड़ी बात कही कि आज हमारे अगर औसत कामकाजी उम्र की बात करें तो 30 साल से कम है और कई दशकों तक ऐसा ही रहेगा। भारत से निकलने वाले कुछ कारोबार दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अधिक मुनाफे वाले कारोबार में शामिल हो गए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आए, भारत में निवेश करें। जापान भारत का 5वां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है और भारत निवेश के लिए दरवाजे खोल रहा है अपनी शर्तों और हितों की कीमत पर। हालांकि गोयल 27 अगस्त तक जापान में है। उन्होंने कई लोगों से मुलाकात भी की बड़े उद्योगपतियों से। उनके साथ 200 से अधिक कारोबारी दल पहुंचा है। टोक्यो में 1500 से अधिक जापानी कंपनियों के साथ इनकी बैठक होनी है, एक संगठन के तौर पर आएंगे। गोयल ने इस बात को भी कहा कि भारत में करीब 1500 कानून हटाए गए हैं। 29 श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में समेटा गया है ताकि भारत में निवेश करना आसान हो, भारत में व्यापार करना आसान हो। अपनी इकोनॉमी को लेकर भी गोयल ने ये कहा कि करीब 4 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था को 2047 तक 30 लाख करोड़ डॉलर तक ले जाना है और इसमें हम सभी चाहते हैं कि यहाँ तक पहुँचे। खैर, इस पूरे वाकया में एक बड़ा ही मनोरंजक बात रही। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। trust, your data will never be stolen. I see. Where you can trust, intellectual property will not be compromised. IPR is respected in India and entrepreneurship is celebrated in India. You don't have to worry that if you make money in India or if you are a successful businessman, you may you may disappear one day and land up coming out as a professor in a Japanese university. That risk doesn't happen in India. चीन का नाम लिए बगैर गोयल ने जापान की कमजोर नस को बहुत ही हल्के फुल्के लेकिन प्रभावी अंदाज में उठाया। भारत को डेटा सेंटर के लिए सबसे भरोसेमंद ठिकाना बताते हुए उन्होंने चाइना पर तगड़ा तंज मारा। उन्होंने कहा कि भारत में आपके आंकड़े कभी चोरी नहीं होंगे और बौद्धिक संपदा से समझौता नहीं होगा। भारत में बौद्धिक संपदा का सम्मान है और हम इस चीज को मानते हैं कि नहीं, जो चीज आपकी है वो आपकी है और आपको ये भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि भारत में पैसा कमा लिया या सफल कारोबारी बन गए तो एक दिन गायब हो जाएंगे और किसी जापानी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनकर सामने आएंगे। भारत में वो जोखिम नहीं है। अब वो क्या कहना चाहते थे, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तौर पर वो जैक मा की कहानी कहना चाहते थे। दरअसल जैक मा जो चीन के रहने वाले थे, एक समय उन्होंने अलीबाबा को लेकर बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया और एक प्रभावशाली इंसान बन गए। जैसे ही प्रभावशाली इंसान बने, उन्होंने चाइना के फाइनेंशियल सिस्टम्स, बैंकिंग सिस्टम की आलोचना की। इसके कुछ ही समय बाद जैक मा का सार्वजनिक जीवन से लगभग 3 महीने तक गायब रहना, एंट ग्रुप के 34 बिलियन के आईपीओ का रुकना, चाइना में प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनी पर कानून लगना, कई घटनाएं हुई। साल 2023 में जैक मा फिर सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए, लेकिन टोक्यो के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में दिखाई दिए। खैर, एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में थे। तो जैक मा अचानक से पब्लिक व्यू से गायब हो गए थे। हालांकि नाम नहीं लिया पीयूष गोयल ने, लेकिन इशारों में अपनी बात को उन्होंने समझा दिया। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।